brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। देश में इस समय दो चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा है और बहस भी है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। एक है क्रीमी लेयर और दूसरा है कोटा के अंदर कोटा। दोनों ही अलग अलग बातें हैं और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। क्रीमी लेयर का मतलब अगर समझा जाए तो सिंपल सा समझिए कि किसी जाति के अंदर संपन्न और समृद्ध परिवार जिसकी आय 8 लाख से ज्यादा सालाना है उसे क्रीमी लेयर में रखा जाता है और इसी को लेकर विवाद है। जो उसका लाभ, जो क्रीमी लेयर को लाभ मिलता था आरक्षण का, वो लाभ लेकर बाकियों को दिया जाएगा, यानी कि उसी जाति के जो पिछड़े लोग होंगे, कम आय वाले होंगे, उन्हें। अगर बात कोटा के अंदर कोटा की करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यहां तक कि भारत बंद भी हुआ। केंद्र में मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी सहयोगी पार्टियों ने भी कोटा के अंदर कोटा वाले फैसले से नाराजगी दिखाई और बयान भी दिए। मोदी सरकार से अलग राह पर चलते दिखे, बयान दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर समझें तो बिहार से निकला है और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान है। चिराग पासवान की राजनीति बिहार में बीजेपी से अलग चल रही है। यूं कहें कि जिस राह पर चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान चला करते थे, उसी राह पर अब चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। वहीं देखें तो जीतन राम मांझी ने भी एक अलग बयान दिया। आरक्षण पर चिराग का अलग रुख है तो वहीं जीतन राम मांझी का अलग रुख है। तेजस्वी यादव का सुर चिराग से मिलता जुलता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली जुली बातें करके आरक्षण पर डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ रही है, कभी समर्थन तो कभी हां में हां भर रही है। लेकिन चाहे बिहार में चिराग की राजनीति में कहें कि आरक्षण क्यों जरूरी है और क्यों चिराग पासवान अपनी जाति के लिए अपना स्टैंड क्लियर करके एनडीए से अलग राह की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या उनकी मजबूरी है या फिर क्लियर स्ट्रेटजी है, यह आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश यादव की जातिगत राजनीति मजबूरी क्यों है, बाकी राज्यों में जातिगत राजनीति के पीछे का असली खेल क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, यह भी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। एक एक पॉइंट को समझिएगा कि जातिगत राजनीति राज्यों में क्यों जरूरी हो गई है मजबूरी की तरह। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तेजस्वी यादव हूं या फिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हूं या नीतीश कुमार, सबके लिए जाति की राजनीति मजबूरी क्यों है, यही समझ लीजिए। और इसे समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा बिहार में आरक्षण और किसकी कितनी ज्यादा आबादी है। बिहार में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य की कुल आबादी के करीब 36% के करीब है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े को अगर समझें तो बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68%, अनारक्षित यानी स्वर्ण जातियों की संख्या करीब फीसदी में देखें तो 15.52%। जातिगत आधारित जनगणना में धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से बिहार में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है और राज्य में हिंदुओं की आबादी करीब करीब 82% है, जबकि मुस्लिम है 17.7%, ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, सिख समुदाय 0.01%, ये धर्म के आधार पर। इसके अलावा राज्य में जैन और अन्य जातियां भी हैं। बिहार में महज 2146 यानी कि 0.0016% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो नहीं बताते कि हम किस धर्म के। जाति आधारित सर्वे में जिन आंकड़ों की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी, यानी कि राज्य में अलग अलग जातियों की आबादी कितनी है, वो आंकड़े भी समझिए कि क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए। इससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों जातिगत राजनीति जरूरी और मजबूरी दोनों है। आंकड़े ये कहते हैं कि आबादी में यादव की आबादी 14% है, रविदास चर्मकार 5.25%, कुशवाहा 4.21%, मुसहर 3%, कुर्मी करीब 2.87%, तेली 2.81%,
मल्ला 2.6%, बनिया 2.31%, कानू 2.21%। सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी यही वर्ग आते हैं। बिहार की प्रमुख स्वर्ण जातियों के लिहाज से अगर बात करें तो राज्य में स्वर्णों में सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण 3.65% हैं, राजपूत 3.45%, भूमिहारों की अगर देखें तो 2.86%, कायस्तों की आबादी 0.06% है। वहीं जाति आधारित जनगणना में किन्नर, ट्रांसजेंडर समुदाय को अलग वर्ग में रखा गया है और राज्य में इनकी कुल संख्या 825 बताई गई है। अब समझिए चिराग पासवान मजबूर क्यों है जातिगत राजनीति को लेकर। नीतीश कुमार के धुर विरोधी चिराग पासवान जब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई थी तो उसके बाद उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे। यह तो मानना पड़ेगा कि चिराग पासवान की राजनीति ग्रूमिंग स्वर्गीय रामविलास पासवान की देखरेख में ही हुई है और ऐसे में कई मौके आए हैं जहां चिराग पासवान डाउन टू अर्थ होकर अपने व्यवहार को सामने रखा और राजनीति को पीछे। पर यही व्यवहार कुशलता इनकी राजनीति की धार भी है। आज रामविलास पासवान के 6% वोट की राजनीति की विरासत पर हक चिराग का ही कायम हुआ है, तो उसके आधार में कुशल व्यवहार और नीतियां भी शामिल हैं। चिराग पासवान ने पब्लिक फोरम पर हमेशा से ये कहते रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार का नहीं बल्कि उनकी नीतियों का धुर विरोधी रहा हूं। यही वजह है कि जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो चिराग पासवान ने कहा कि वह एनडीए में आए हैं और हम सब पीएम मोदी के हर फैसले के साथ खड़े हैं। जो सोच और विजन हमारे प्रधानमंत्री मोदी की है वही हमारी बिहारी फर्स्ट का विजन है। भले ही बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चल रहे हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है, समझना जरूरी होगा कि राजनीति में जातिगत भी उनका मुद्दा रहा है। वजह है बिहार की सियासत में जाति सबसे बड़ा फैक्टर है और आरक्षण दलित जातियों के लिए भावनात्मक मुद्दा भी। दलित महादलित वर्गीकरण से चिराग की पार्टी का वोट बेस पासवान बिरादरी तक सिमट कर रह गया है और ऐसे में उनको डर है कि अगर कोटा के भीतर कोटा का समर्थन किया गया तो ये वोटर भी उनके हाथ से छिटक न जाए। नीतीश कुमार की पार्टी की एनडीए में वापसी के पहले चिराग की पार्टी बिहार में एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक थी। नीतीश की जो पॉलिटिकल स्टाइल है उसमें उनकी बड़ी मार्जिंग पावर भी चिराग के लिए चिंता का विषय बना। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो इसके बाद चिराग अब बीजेपी के लिए यस मैन वाली अपनी इमेज बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं और ये नजर भी आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो केंद्र से अलग लाइन पर चिराग क्यों चल रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआत के अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और चिराग ने 3 बार केंद्र से अलग अलग लाइन ले ली। हालांकि वह बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने से परहेज करने के अपने फार्मूले पर भी कायम है। चिराग बार बार केंद्र से अलग लाइन क्यों ले रहे हैं यह भी समझना जरूरी है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी 1 महीने में तीसरी बार केंद्र से अलग लाइन पर खड़ी दिखी है, चाहे वो कोटा के अंदर कोटा का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का ही मुद्दा क्यों ना हो, या फिर अभी अगर समझें तो जो आरक्षण के दायरे से जो बात कही गई थी भर्ती को लेकर, लैटरल भर्ती, उसका ही मुद्दा हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और बिहार के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, उनके प्रमुख हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया क्रीमी लेयर, उनका स्वागत किया। मांझी भी मुसहर बिरादरी से आते हैं जो कि महादलित वर्ग में आती है। चिराग लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक लेवल के 45 खाली पद भरने के यूपीएससी के विज्ञापन का भी विरोध कर रहे थे, जिसे रद्द करने के लिए सरकार की ओर से 1 दिन पहले ही आयोग को पत्र लिख दिया गया है और इसे रद्द भी कर दिया गया है। यही हाल वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी भी है और जिसकी राजनीति तेजस्वी यादव करते हैं और इसकी राजनीति नीतीश कुमार करते हैं।
राजनीति आधारित मुद्दा बिहार में इसी तरह पनपता है और आगे बढ़ता है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 25% है और इसका मुख्यतः विभाजन जाटव और गैर जाटव समुदाय में किया जाता है। यूपी में जाटव की आबादी अनुसूचित जाति का तकरीबन 54% है, वहीं गैर जाटवों में पासी, धोबी, खट्टिक, धानुक ये सारे बिरादरी आते हैं जिनकी आबादी 46% है। यूपी विधानसभा में 86 सीट आरक्षित हैं जिसमें 84 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। साफ तौर से यह भी देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा संख्या बल है इनके पास जो सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। इसी दलित वोट बैंक के सहारे मायावती प्रदेश की 4 बार सीएम बनी और इसी पीडीए के सहारे अखिलेश यादव भी सीएम बने और अब भी मायावती, अखिलेश यादव पीडीए और दलित की राजनीति से साथ में बीजेपी भी इसी फोरम के जरिए सीएम की कुर्सी के रेस में चल रहे हैं और जातिगत राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज के 21% आबादी है करीब। झारखंड में देखा जाए तो ओबीसी वर्ग की करीब 55% चल रही है आबादी। दलित समुदाय 16.33%, आदिवासी 28% के करीब बैठते हैं और यहाँ की राजनीति तो पूरी तरह से ही पिछड़े समाज के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में अगर कोटा के अंदर कोटा वाले मुद्दे ने इस समाज में डर का माहौल बना दिया, बीजेपी के लिए यहां भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। यह भी समझना जरूरी होगा, इसलिए बीजेपी सीधे तौर पर बयान नहीं देना चाहती है, न ही कांग्रेस सीधे तौर पर सिर्फ एक्सरी की बात करती है, लेकिन आरक्षण के कोटा के अंदर कोटे की नहीं। महाराष्ट्र की करें तो 10.5% दलित आबादी है। विदर्भ में सबसे ज्यादा 23% इनकी प्रतिशत की संख्या बैठती है और इसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति भी जातिगत आधारित चलती है। ऐसे में चुनावी राज्यों को देखते हुए बीजेपी इस मुद्दे पर अभी बैकफुट पर नजर आ रही है। उसकी तरफ से साफ ही नहीं किया जा रहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना है या फिर इसके खिलाफ बोलना है। हाँ, उनके नेता जरूर ये कहते हैं कि आरक्षण क्रीमी लेयर वाला मुद्दा है, उसको अलग रखा गया है, क्रीमी लेयर से आरक्षण का कोई मतलब नहीं। बीजेपी को लेकर यह भी देखा गया है कि वे पिछड़े समाज से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी असमंजस की स्थिति में चलती दिखी है। अब अंत में यह समझ लीजिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के बाद आरक्षण का विवाद फिर से शुरू हो गया है और इसकी चर्चा खूब होने लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, मतलब कोटा के अंदर कोटा। 7 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी के आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। कोटा के भीतर कोटा तर्क संगत आधार पर होगा। राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही 2004 में ईवी चिनैया मामले में 5 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया था, जिसने ये कहा था कि एससी एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत बंद भी किया गया है। साथ में जब विरोध प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को उठाया, उसके पहले ही कोर्ट ने तर्क भी दिया था कि ऐसा हमने क्यों किया। 140 पेज के फैसले में कोर्ट ने तर्क देते हुए कहा था कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और इसके अलावा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना है, अनुच्छेद 16 का जिक्र किया जिसमें अवसर की समानता के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। राज्य सामाजिक पिछड़ेपन के विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण देने जैसी बातों के लिए भी स्वतंत्र है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य सरकार को किसी जाति को सब कैटेगरी करने से रोकता हो। अनुच्छेद 341 ये भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो एससी एसटी के लिए सब कैटेगरी को रोकता हो। राज्य परस्पर पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए कोई भी उपाय अपना सकती है। इसी वजह से हमने सब कैटेगरी पर बात की। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का
उल्लंघन नहीं करती है। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते हैं। उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। मतलब राज्य सरकार पहले लिस्ट बनाएगी, उसे सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, इसके बाद ही ये लागू होगा। SC ST वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था। जमीनी हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता है और SC ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। यह राज्य का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। जस्टिस विक्रमनाथन ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे OBC पर लागू होता है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि OBC में अभी क्रीमी लेयर लागू है। SC ST वर्ग के सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। SC ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न का सामना किया है। संविधान सभा में बहस का संदर्भ भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे तर्क दिए कि क्यों हम क्रीमी लेयर SC ST में लागू करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे पाला झाड़ लिया और बोला हम लागू नहीं करेंगे। दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया। मांग की कि SC ST और OBC के लिए आरक्षण का नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही में अपने कोटा के अंदर कोटा वाले फैसले को वापस ले ले और पुनर्विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का यह भी कहना हुआ कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। भारत बंद का कांग्रेस का, उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी दलों समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन किया और इस वजह से आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया। और उसके बाद आरक्षण के मामले को लेकर खूब चर्चा हुई और इसी वजह से मैंने आपको आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा और खास करके जातिगत राजनीति में क्यों जरूरी हो गया है जाति को लेकर राजनीति करना, इस पर हमने विस्तार से आपको वीडियो में समझाया। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।